हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी के साथ मैं आज पार्ट 2 लाया हूँ प्लेस ऑफ सप्लाई का, जिसमें हम सर्विसेज वाला पार्ट देखेंगे। गुड्स वाला पार्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं सेक्शन नंबर 10 और 11 पार्ट 1 में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो फटाफट से वो जाके देख लो, फिर उसके बाद ही ये वाला स्टार्ट करना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस का पार्ट 2 वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सर्विस पोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर जो 12 और 13 दे रखा है इसके बारे में। सेक्शन नंबर 12 में डोमेस्टिक के बारे में दे रखा है, जो कि विद इन इंडिया है। और सेक्शन नंबर 13 प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, उसके बारे में हम अलग से देखेंगे। तो जो सेक्शन नंबर 12 का सब सेक्शन 1 है वो कहता है कि जो लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस है और लोकेशन ऑफ सप्लायर और रेसिपिएंट है वो कहाँ पर हो, इन इंडिया में हो, तभी हम आगे इसके प्रोविजंस पढ़ेंगे। और सब सेक्शन जो 12(2) है, सेक्शन नंबर 12(2) जो है वो जनरल रूल से रिलेटेड है, जिसमें ये बता रखा है कि कुछ स्पेसिफिक केसेस हैं उन्हें छोड़कर, जो 12(3) से लेकर 12(14) तक दे रखे हैं स्पेसिफिक केसेस, उन्हें छोड़कर अगर उन स्पेसिफिक केसेस में नहीं फॉल करेगा तो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालेंगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई हम ऐसे निकालेंगे, जो जनरल रूल में दे रखा है 12(2) में दे रखा है उधर से निकाल लेंगे। तो उसमें पहले में दे रखा है ए पॉइंट, जो आप पढ़ सकते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट सर्विसेज स्पेसिफाइड इन सब सेक्शन 3 to 14, उन्हें हटाकर अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी सर्विस, तो जहाँ पे वो रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड होगा वही उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस मान लेंगे। और अगर वो पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है और उसका एड्रेस है रिकॉर्ड में, तो हम मान लेंगे उस एड्रेस को ही मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट वेयर द एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिस्ट, उस रेसिपिएंट का जो एड्रेस होगा, उस अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो एड्रेस होगा, फिर प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस उसे मान लेंगे। अगर उसका एड्रेस भी नहीं है तो जहाँ से लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस है उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। तो अगर मैं आपके लिए एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देंगे तो उस रजिस्टर्ड पर्सन की लोकेशन को ही मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देंगे तो इसमें दो केसेस दे रखे हैं। पहला केस है कि उसका एड्रेस रिकॉर्ड में है अगर हमारे पास, तो हम उस वाली प्लेस को मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अगर एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है और वो अनरजिस्टर्ड पर्सन भी है, तो हम उसका लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस, जो सर्विस दे रहा है उस उसकी प्लेस, वो ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। अब जो स्पेसिफिक केसेस दे रखे हैं हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जो हाईलाइटेड पोर्शन है इस वाले पेज पर, पहले हम उसे पढ़ेंगे सिर्फ। प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस डायरेक्टली इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, surveyor, engineer and other related expert or estate agent, any service provided by way of grant of rights to use of immovable property or carrying out coordinated coordination of construction work। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई बताया गया है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा, जिसमें कि आर्किटेक्ट की सर्विसेज भी हो गई इन्वॉल्व, इंटीरियर डेकोरेटर की भी सर्विस इन्वॉल्व हो गई, सर्वेयर जो होते हैं उसकी, इंजीनियर होते हैं उसकी, किसी की भी सर्विसेज इन्वॉल्व हो गई इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा। जो हाईलाइटेड पोर्शन में नीचे लिखा है शैल से, वो पढ़ लेते हैं। शैल बी द लोकेशन एट विच द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड होगी हम उस जगह को ही प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस मान लेंगे। लेकिन इसमें लिखा हुआ है प्रोवाइडेड दैट इफ द लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, अगर वो जो प्रॉपर्टी लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है तो प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मान लेंगे। अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जब लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट सेक्शन नंबर 12 कब लग रहा था,
जब विद इन इंडिया हो कौन, लोकेशन ऑफ सप्लायर भी और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट भी, तभी हम इसके आगे प्रोविजंस पढ़ेंगे। 12(1) में हमने अभी पढ़ा। तो इसके ये जो सेक्शन नंबर लग रहा है इसमें लिखा हुआ है अगर प्रॉपर्टी ही बाहर लेकिन लोकेटेड है, अच्छा सर्विस जो लोकेशन और सर्विस प्रोवाइडर है और जो रेसिपिएंट है वो तो इंडिया में लोकेटेड है, लेकिन प्रॉपर्टी ही बाहर लोकेटेड है, तो फिर क्या करेंगे? गवर्नमेंट ने कहा हमें जीएसटी तो लेना है, हमें जीएसटी तो लेना है, तो हम क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इस केस में। ठीक है, अब हम आगे पढ़ लेते हैं। अब फिर से 12 सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 3 जो है इसका जो सेकंड पॉइंट है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस बाय वे ऑफ लॉजिंग अकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, होम स्टे, क्लब, कैंप साइट और वट एवर नेम कॉल्ड इंक्लूडिंग अ हाउस बोट और एनी अदर वेसल शैल बी द लोकेशन ऑफ सच बोट और वेसल एज अ केस मे बी इज लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड। तो इसमें भी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए जो जहाँ वो होटल लोकेटेड है वहीं पर ही हम प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। इस केस में भी जहाँ पे वो होटल लोकेटेड है, जहाँ वो गेस्ट हाउस या कैंप साइट लोकेटेड है, चाहे वो हाउस बोट पे हो चाहे वो वेसल पे हो, उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो भी इंक्लूड कर रहा है, तो वो कहाँ मान लेंगे? जहाँ पे वो लोकेटेड है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वही जगह माननी जाएगी जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है जो हमने ए पॉइंट में पढ़ा। बी पॉइंट में जहाँ पे वो होटल लोकेटेड है वहीं पे वहीं मान लेंगे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस। और इस केस में भी आप यही है, अगर लोकेशन और सर्विस वो होटल सपोज आउटसाइड इंडिया है तो हम क्या करेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों इंडिया के हैं, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट को ही प्लेस ऑफ सप्लायर सर्विस मान लेंगे। आप समझो गवर्नमेंट की इंटेंशन को, समझो जीएसटी कलेक्शन करना है कैसे भी ना कैसे करके, तो उन्होंने ये क्लॉज इधर डाल दिया प्रोवाइडेड दैट करके। फिर उसके बाद जो थर्ड पॉइंट दे रखा है सी में वो पढ़ लेते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ अकोमोडेशन इन एनी मूवेबल प्रॉपर्टी फॉर ऑर्गेनाइजिंग एनी मैरिज और रिसेप्शन और मैटर्स रिलेशन टू social, cultural, religious, business function in relation to such function at such property shall be the location at which the immovable property is located। तो अगर आपने कोई मैरिज का फंक्शन करा या फिर कोई सोशल कल्चरल फंक्शन करा, बिजनेस फंक्शन करा, तो उस कहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस मानोगे? प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस वहीं मान लेंगे जहाँ पर आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। जैसे कि अभी आपने को पता ही होगा, राघव चड्ढा एंड परिणीति चोपड़ा की शादी हुई उदयपुर में, तो उदयपुर में इन्होंने काफ़ी सारी सर्विसेज ली होंगी, वहाँ पे होटल लिया होगा और गेस्ट गेस्ट जो आए होंगे उनके लिए गेस्ट हाउस लिया होगा। तो वो सारी सर्विसेज जो डी पॉइंट में लिखा हुआ है ना, एनी एंसिलरी सर्विसेज इन रिलेशन टू ए बी सी, इन तीनों से रिलेटेड है, तो भी कहाँ मान लेंगे? जहाँ पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहाँ पे वो होटल लोकेटेड है, जहाँ पे वो गेस्ट हाउस लोकेटेड है, वहीं पर ही हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर उसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है, अगर वेदर द इमूवेबल प्रॉपर्टी और बोट इज लोकेटेड इन मोर देन वन स्टेट, अगर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है और या बोट जो है या वैसल जो है मोर देन वन स्टेट या यूनियन टेरिटरी में लोकेटेड हो जाती है, तो हम उस सर्विस को डिटरमाइन कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट। जैसे कि सपोज करो किसी कोई फंक्शन या बिजनेस फंक्शन चल रहा है, कोई शिप में बिजनेस फंक्शन चल रहा है और वो शिप कई स्टेट्स को क्रॉस करती भी चली गई, दो तीन स्टेट्स को क्रॉस करती भी चली गई, तो कहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस मानेंगे? वो डिटरमाइन करेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में जो दे रखा होगा उसके हिसाब से प्रोपोर्शनेट कर लेंगे। ठीक है ना, ये एक्सप्लेनेशन में दे रखा है पॉइंट। फिर सेक्शन नंबर 12(4) में देख लेते हैं। अब जैसे परिणीति चोपड़ा एंड राघव चड्ढा की जो शादी हुई है, तो उन्होंने कोई पर्सनल ग्रूमिंग करवाई होगी फिटनेस के लिए, फिटनेस के ध्यान में रखते हुए या ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया होगा।
तो इन सब की प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ मानेंगे? सपोज कोई मेकअप आर्टिस्ट मुंबई से गया होगा, उदयपुर गया होगा, तो वो प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस कहाँ मानेंगे? अगर कोई जिम ट्रेनर गया होगा, वो भी सपोज करो कोई कहीं और स्टेट का है और वो उदयपुर गया, मतलब राजस्थान स्टेट में गया। सपोज करो वो जिम ट्रेनर दिल्ली का था और वो राजस्थान स्टेट में उदयपुर में गया, तो वो उनकी प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस कहाँ मानेंगे? तो इसमें लिखा हुआ है द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, जहाँ पे वो सर्विस दी गई। जो मेकअप आर्टिस्ट मुंबई से राजस्थान गई, उदयपुर गई, तो वहां पर ही मान लेंगे, राजस्थान को मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे, वेयर द सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पे सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई वहां मान लेंगे। जो दिल्ली का फिटनेस ट्रेनर गया वहां पे ट्रेनिंग देने के लिए, तो कहाँ मान लेंगे? जहाँ पे वो सर्विस एक्चुअली परफॉर्म हुई, कहाँ पर हुई? राजस्थान में हुई, तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई वहां पे मान लेंगे। अब ये इसके एग्जांपल्स आप, इसके जो पॉइंट्स है वो दे पढ़ लो। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग सर्विसेज, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी शैल बी द लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। आपको ये लाइन लिखनी होगी, वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना गया? रेस्टोरेंट का, कैटरिंग का खर्चा, कैटरिंग की सर्विस मतलब फिटनेस ब्यूटी ट्रीटमेंट की सर्विसेज कहाँ मानी गई? जो मेकअप आर्टिस्ट गई मुंबई से राजस्थान, कहाँ मानी जाएगी? वो मानी जाएगी जहाँ सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म हुई, तो वहीं पर मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस। फिर 12.5 इसमें दे रखा है प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस किसके रिलेशन में निकालना है? इन रिलेशन टू ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल। अगर जैसे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, आपको पता होगा, वो ट्रेनिंग करवाती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया या कोई नया अपडेशन आ गया, उसके लिए ट्रेनिंग करवाती हैं। तो ये रजिस्टर्ड पर्सन ही मोस्टली लेंगे, क्योंकि आपको पता है जितनी भी कंपनीज हैं वो रजिस्टर्ड होती हैं मोस्टली। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन जब लेंगे तो ये B2B का केस भी बनेगा और एक B2C का, कोई हो सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन भी ये सर्विसेज लेगा। तो हम इसमें दो केस पढ़ेंगे, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल के केस में हम दो केस पढ़ेंगे। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दी जाएगी तो शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। सपोज कर लेते हैं हम हैदराबाद में इंफोसिस की ब्रांच में 50 एम्प्लॉयज़ के लिए कंपनी रजिस्टर्ड है। उन्होंने दिल्ली की कंपनी को कहा कि आप यहाँ पे पर्सनल ट्रेनिंग दो इन्हें, जो नया सॉफ्टवेयर आया है उसके रिगार्डिंग। तो प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस कहाँ मानी जाएगी? जहाँ पर वो रजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड होगा। B2B का केस हो गया वाला। और कहाँ पे हो गया ये? जहाँ पे हैदराबाद में लोकेटेड कहाँ पर है? हैदराबाद में, हैदराबाद में लोकेटेड है वो कंपनी। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन कहाँ लोकेटेड था? हैदराबाद में। तो शैल बी द लोकेशन ऑफ सच पर्सन मान लेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सर्विस हैदराबाद में मान लेंगे। फिर अगर कोई पर्सन अनरजिस्टर्ड है, मतलब कि अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, शैल बी द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पर वो सर्विसेज एक्चुअली दी गई वहाँ मान लेंगे। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है कोई, वो है राजस्थान की मान लेते हैं। अब दिल्ली की कंपनी को ट्रेनिंग देनी है और ट्रेनिंग दी गई कहाँ पर? ट्रेनिंग दी गई गुजरात में, जो उसकी दूसरी ब्रांच थी उस कंपनी की। गुजरात में ट्रेनिंग हुई। जो राजस्थान की जो कंपनी थी XY लिमिटेड मान लेते हैं, उसकी जो एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी गई गुजरात में दी गई। तो जहाँ पे वो सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म्ड हुई वहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस माना जाएगा। ठीक है, अनरजिस्टर्ड के केस में जैसे आप यहाँ पे B2B और B2C के सामने पढ़ सकते हो। B2B का अगर केस है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन मान लिया जाएगा, और B2C का अगर केस है लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म, जहाँ पे वो सर्विसेज दी गई वो मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस। 12.6 के बारे में पढ़ लेते हैं। द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन,
to a cultural or artistic sporting, scientific, educational, entertainment event, or amusement park, or any other place and services ancillary shall be the place where the event is actually held. जहाँ पर वो इवेंट एक्चुअली हुआ। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा? जहाँ पे आप किसी अम्यूजमेंट पार्क में गए घूमने, तो वहाँ पे आपने टिकट ली, तो वहाँ पे जो अम्यूजमेंट पार्क या स्पोर्ट्स में, जैसे सपोज आप वर्ल्ड कप देखने गए अभी, तो वहाँ पे कहाँ माना जाएगा इसका प्लेस ऑफ सप्लाई? कहाँ माना जाएगा? वेयर द इवेंट, जो वो इवेंट एक्चुअली हो रहा है, या अम्यूजमेंट पार्क का केस है जहाँ पे वो पार्क लोकेटेड है। तो ये आप इस केस में नॉर्मली समझ सकते हो, ये मोस्टली अनरजिस्टर्ड वाला ही केस रहेगा। इसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन वाला ही केस रहेगा। जैसे आप हो, अब आपसे वो ये तो पूछेगा नहीं कि भाई आप अपना जीएसटी नंबर दो, ये दो, वो दो। वो सीधा क्या करेगा? वो आपको टिकट देगा, सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के दे देगा, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर भी वहीं हो गए, वहीं हो जाएगा, और इवेंट भी वहीं हो जाएगा, जहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई भी वहीं हो जाएगी, वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। तो आपको वहीं पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के दे देगा। आपसे ये नहीं पूछेगा कि भाई आप कहाँ के रहने वाले हो। सपोज वो आप अम्यूजमेंट पार्क में गए, सपोज कोई दिल्ली का अम्यूजमेंट पार्क है, वहाँ पे गए, और आप आए हुए हो किसी और स्टेट से आए हुए हो, तो वो आपसे कोई स्टेट नहीं पूछेगा। आपसे सीधा पूछे, आपने बस ये बताना है कि आपको कितनी टिकट लेनी है, एक दो, जितनी भी लेनी है, वो आपको टिकट दे देगा सीजीएसटी एसजीएसटी लगा के। सपोज आप दूसरी स्टेट के, तो आपको तो हो सकता है कि आप सोचो कि यार भाई मैं तो दूसरी स्टेट का, तो आईजीएसटी लगा के दे, लेकिन नहीं। तो प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस इस केस में कहाँ मान लेंगे हम लोग? वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हैड, जहाँ पे आप स्पोर्ट्स देखने गए, या अम्यूजमेंट पार्क गए, या कल्चरल इवेंट देखने गए, वहाँ मान लेंगे। 12 सबसेक्शन 7, इसमें दे रखा है द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन इवेंट। ये यहाँ पे ऑर्गेनाइज करके दे रहा है कोई इवेंट। पीछे था एडमिशन, यहाँ पे है ऑर्गेनाइज। इस बात का ध्यान रखना, 12 सबसेक्शन 6 में एडमिशन था। द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ एडमिशन टू अ कल्चरल और आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग और साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट। तो प्लेस वहां पे मान लिया हमने जहाँ इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ है, या फिर जो अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड है, और वेयर द पार्क और सच अदर प्लेसेस लोकेटेड। अब 12(7) में दे रखा है द प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है किसी की, उसका ऑर्गेनाइज करके दे रहे हैं, कल्चरल इवेंट का, या फिर स्पोर्ट का, या साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट का। तो इसके बारे में दे रखा है। अब ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है, ये तो रजिस्टर्ड पर्सन के लिए भी ऑर्गेनाइज करवाया जा सकता है। जैसे आप कॉन्फ्रेंस वगैरह या कोई एग्जीबिशन लगी है, तो ये B2B का भी केस बन सकता है, आपको समझ में आ रहा होगा। और ये नॉर्मल केस भी बन सकता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए भी बन सकता है। तो क्या होगा इसमें? इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगी? प्लेस ऑफ सप्लाई निकलेगी, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी तो शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। B2B का केस होता है अगर 12(7) में ऑर्गेनाइज करके दे रहा है, कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करके दे रहा है। सपोज करो एक कंपनी है, वो कहती है कि हम मुझे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाना है, मेरी कॉन्फ्रेंस है, वहाँ पर एग्जीबिशन लगवानी है मुझे, तो आप मुझे ये ऑर्गेनाइज करके दे दो एक जगह। जैसे इवेंट मैनेजर्स होते हैं अलग अलग, वो ऑर्गेनाइज करके देते हैं कि हम आपका, अच्छा कॉन्फ्रेंस वाला है तो कॉन्फ्रेंस जैसे टाइप का वो बना देंगे वहाँ का माहौल। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है सपोज, तो शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन हो जाएगा। अगर कोई वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दे रहा है, तो हम मान लेंगे जहाँ पे वो इवेंट एक्चुअली हेल्ड हुआ, शैल बी द प्लेस वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड। लेकिन अब क्या होता है, अब आप केस को समझो। जो इवेंट मैनेजर है वो दिल्ली का है, जो कंपनी है लोकेशन ऑफ, जो सर्विस करवाना चाह रही है, जो लोकेशन और रेसिपिएंट है जो सर्विस ले रहा है,
वो भी दिल्ली का है, लेकिन इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, जो एग्जीबिशन लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, दुबई में लग रहा है, वो दुबई में लग रहा है। ठीक है। अब आपको ये बात पता है कि भाई 12 जो सेक्शन है वो तो तभी लगता है जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट दोनों कहाँ पर हो, इंडिया में हो। ठीक है। लेकिन इवेंट एक्चुअली कहाँ हो रहा है, हेल्ड आउटसाइड इंडिया हो रहा है। अगर तो अगर इंडिया के बाहर इवेंट वो एक्चुअली हेल्ड हो रहा है, तो प्ले लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। क्यों मान लेंगे? जिससे भाई पता है गवर्नमेंट का इंटेंशन है कि भाई जीएसटी कलेक्ट करना है कैसे भी ना कैसे करके। बाहर चला जाएगा तो फिर तो जीएसटी हाथ में आएगा ही नहीं। समझ पा रहे हो ना इस बात को? तो ये है मेन बात। तो ये 12 सब सेक्शन 7 में ही दे रखा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कल्चरल इवेंट होगा या एग्जीबिशन होगा या फेयर एग्जीबिशन या कोई सिमिलर टाइप का एग्जीबिशन या कोई सेलिब्रेशन होगा, और वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है सर्विस, इवेंट मैनेजर एक किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रहा है, तो शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। और अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को नहीं दी जा रही सर्विस, तो शैल बी द लोकेशन जहाँ पे वो इवेंट या एग्जीबिशन हेल्ड होता है। लेकिन इवेंट हेल्ड होता है आउटसाइड इंडिया होता है, तो लोकेशन और रेसिपिएंट मान लेंगे फिर हम। ठीक है। अब जैसे आप इसमें एक बार पढ़ भी सकते हो, organization of event or service ancillary to the same or assigning of sponsorship to such event। रेसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट मान लेंगे। और अगर सपोज करो रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और इवेंट एक्चुअली हेल्ड हो रहा है आउटसाइड इंडिया, तो भी क्या मानेंगे, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ही मान लेंगे। ठीक है। लेकिन अनरजिस्टर्ड का केस है, इवेंट इंडिया में हो रहा है, अनरजिस्टर्ड का केस है, तो लोकेशन मान लेंगे जहाँ इवेंट हेल्ड हुआ, जहाँ इवेंट हेल्ड हुआ वहाँ मान लेंगे। और लोके और इवेंट जो है आउटसाइड इंडिया हो रहा है, अनरजिस्टर्ड का केस है, तो लोकेशन ऑफ रेसिपेंट मान लेंगे। ठीक है। अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं कि ये वाला, मेगा इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी एट न्यू दिल्ली। ठीक है। मेगा इवेंट है जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है न्यू दिल्ली के अंदर, ये ऑर्गेनाइज करती है अवार्ड फंक्शन, किसके लिए करती है, शाह डायमंड मर्चेंट्स के लिए, जो कि गुजरात में रजिस्टर्ड है। और कहाँ इवेंट होता है, मॉरिशियस में होता है। सिंस रेसिपिएंट जो है रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन आपने देख लिया जो शाह डायमंड है, जो रेसिपिएंट है, जो सर्विस ले रहा है, वो रजिस्टर्ड है कहाँ पे, गुजरात में। तो खत्म हो गई बात। अब इवेंट कहीं पे भी होता रहो उससे कोई मतलब ही नहीं है, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट माना जाएगा। ठीक है ना। अब मॉरिशियस में हो, दुबई में हो, इंडिया में हो, किसी भी कोने में हो इंडिया के, कोई दिक्कत नहीं, वो हम क्या मानेंगे, अहमदाबाद गुजरात मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। अब एक एग्जांपल और है, ग्रैंड वेडिंग प्लानर्स चेन्नई के हैं, उसने हायर करा मिस्टर रमेश, अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन हैदराबाद, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज वेडिंग एट न्यू दिल्ली। ठीक है। अब मिस्टर रमेश जो है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, उन्होंने ग्रैंड वेडिंग प्लानर्स को कहा कि भाई मेरी वेडिंग ऑर्गेनाइज करनी है, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में करनी है। अब मिस्टर रमेश जो है अनरजिस्टर्ड के केस में आ गए, इवेंट कहाँ हो रहा है, अब यहाँ पे आ जाओ, इवेंट कहाँ हो रहा है, इंडिया में हो रहा है। ठीक है। आउटसाइड इंडिया तो हो नहीं रहा, इंडिया में हो रहा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे जहाँ पे वो इवेंट हुआ। The recipient being an unregistered person, the place of supply is a location where the event is actually held। जहाँ इवेंट हुआ न्यू दिल्ली, तो वहां मान लेंगे। ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 ले लेते हैं एक और, ग्रैंड वेडिंग प्लानर्स हैं भाई, मिस्टर रमेश उसको हायर करते हैं भाई, कि भाई उनकी वेडिंग ऑर्गेनाइज करनी है, और वेडिंग कहाँ ऑर्गेनाइज करनी है, इधर पेरिस में ऑर्गेनाइज करनी है। अच्छा अब ये देख लो, रेसिपिएंट जो है अनरजिस्टर्ड है, ठीक है जी, अनरजिस्टर्ड है,
जो इवेंट एक्चुअली होने वाला है, मैरिज इवेंट जो होने वाला को वो कहाँ हो रहा है, वो हो रहा है आउटसाइड इंडिया हो रहा है। तो हम लोकेशन और रेसिडेंट मान लेंगे अब, क्योंकि हमें जीएसटी चाहिए। द रेसिपिएंट बीइंग एन अनरजिस्टर्ड पर्सन and the event held outside India, the place of supply is the location of the recipient, that is Hyderabad, and not the location where the event actually held, that is Paris. पेरिस नहीं मानेंगे, अब क्या मानेंगे, जहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट है। रेसिपिएंट कहाँ का था, मिस्टर रमेश जो अनरजिस्टर्ड थे, वो कहाँ के बंदे में से रहने वाले, हैदराबाद के। तो हम वहां पे मान लेंगे भाई प्लेस ऑफ सप्लाई वहां हुई। अब एक्सप्लेनेशन दे रखी है वही वाली जो हमने पहले पढ़ी थी 12(3) में, कि भाई अगर इवेंट मोर देन वन स्टेट अगर होता है तो प्रोपोर्शनली डिटरमाइन कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट के हिसाब से, ठीक है ना। ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है ना वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने उधर टाइम लगाया है, यहाँ पे जोर नहीं लगा रहा हूँ मैं, ये नहीं पूछा जाता। अब 12(8) में आ जाओ। The place of supply of service by way of transportation of goods, including by mail or courier services. अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विस दी जा रही है। गुड्स वाला जो पार्ट था वो अलग है, यहाँ पे जो सर्विस दी जा रही है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है किसका, गुड्स का हो रहा है, तो ये सर्विस का पार्ट बन जाएगा। अब ये मेल के थ्रू दी जा रही है या कुरियर सर्विस के थ्रू दी जा रही है, अब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये केस तो B2B के लिए भी हो सकता है और B2C के लिए भी हो सकता है। अगर ये रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाएगी तो आपको पता है क्या होना है, इसका आंसर होना है शैल बी द लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। देखो, रजिस्टर्ड पर्सन को अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस दी जा रही है तो उसकी ही लोकेशन को ही हम मान लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस। कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, रजिस्टर्ड पर्सन को दी है तो प्ले शैल बी द लोकेशन जहाँ पे वो सच पर्सन लोकेटेड है। और अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो क्या होगा, शैल बी द लोकेशन एट विच सच गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन। सपोज आपकी गुड्स जा रही हैं, ट्रेन से जा रही हैं सपोज करो, तो आपने जहाँ पे उस गुड्स को हैंड ओवर किया, भाई यहाँ से गुड्स आपकी जाए, जैसे आपने गुड्स ला के रख दिए और ट्रेन मैनेजर जिसको भी दिया आपने गुड्स अपनी, तो वहां से ट्रांसपोर्ट होने वाली है, जहां से आपने हैंड ओवर करी गुड्स, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, वहीं पे मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विसेज। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा पोर्टर ऐप चल रही है आजकल, आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, ठीक है, आपने गुड्स हैंड ओवर करी, काफ़ी सारा सामान भेजा उस पोर्टर ऐप के थ्रू, तो वो जो जहाँ से आपने डिलीवर हैंड ओवर करी वो गुड्स, वहीं पर ही मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस मान लेंगे। प्रोवाइडेड दैट दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट वेदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड इज टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया जा रही हैं, द प्लेस शैल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स। अगर ये जो गुड्स जा रही हैं आउटसाइड इंडिया जा रही हैं सपोज करो आप, तो हम क्या करेंगे, वही वाला बात है, आपको भी मैंने बताया था गवर्नमेंट चाहती है कि भाई एक्सपोर्ट को प्रमोट करें हम जितना हो सकता है, तो उसके रिलेशन में कोई भी सर्विस है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ सच गुड्स, जहाँ पे वो गुड्स जा रही होंगी वहीं पर ही हम मान लेंगे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस। अब आप एक बार इसे पढ़ सकते हो शॉर्ट में 12(8) को। B2B का केस है तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन मान लेंगे, B2C का केस है तो लोकेशन वेयर द सर्विसेज आर एक्चुअली परफॉर्म्ड, या फिर ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, सर्विसेज एक्चुअली परफॉर्म नहीं होगा, यहाँ पे होगा वेयर द गुड्स आर हैंडेड ओवर टू फॉर देयर ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे लिखा ना होना चाहिए, गलत लिखा हुआ है। लोकेशन एक्चुअली परफॉर्म नहीं होगा जहाँ पे गुड्स हैंड ओवर करी गई, इफ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड इंडिया जा रही हैं तो लोकेशन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, तो हम लोकेशन ऑफ डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स मान लेंगे, ठीक है। अब 12(9) में आ जाते हैं। तो जो सेक्शन 12(9) है हम इसे यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसका एक बहुत अच्छा सा चार्ट बना रखा है, आप उससे पढ़ लो वो बेटर रहेगा। 12(9) का जो एनालिसिस है आप यहाँ से पढ़ लो।
अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है और वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है, तो क्या मान लेंगे? लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, वही लोकेशन और रेसिपिएंट, वही लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन ही मान लेंगे। अगर लेकिन वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस, तो क्या मान लेंगे? लोकेशन वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स ऑन द कन्वेंस फॉर इज कंटिन्यूस जर्नी, जहाँ से वो पर्सन बैठा, वहीं से एम्बार्क करी, जहाँ से वो कंटिन्यू जर्नी पे बैठा, वहीं से हम मान लेंगे उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस। लेकिन अब किसी किसी केस में, जैसे मेट्रो कार्ड वाला केस होता है कि भाई आपने मेट्रो कार्ड बनवा लिया दिल्ली का, सपोज आप दिल्ली आए हुए हो, आपने मेट्रो कार्ड बनवा लिया, उस केस में क्या होगा? उस केस का मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाऊंगा और एक बार आप वैसे भी पढ़ लो। और जो इसमें पॉइंट 2 दे रखा है, इशू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज पॉइंट ऑफ बोर्डिंग नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ राइट। वही मेट्रो कार्ड आपने रिचार्ज करवा के रख लिया एक तरीके से, उसके बारे में बात हो रही है। अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है तो लोकेशन ऑफ दिस सच रजिस्टर्ड पर्सन, वही रेसिपिएंट की बात हो गई। लेकिन अब वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, उस केस में क्या होगा? इफ द एड्रेस ऑफ द अनरजिस्टर्ड पर्सन अवेलेबल है रिकॉर्ड में, तो उस बंदे का लोकेशन मान लेंगे। और अगर उस बंदे का एड्रेस लोकेटेड नहीं है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस, जो जहाँ से उसने वो मेट्रो कार्ड रिचार्ज करवाया, वहीं से मान लेंगे उसका प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस। ठीक है ना? अब एग्जांपल से एक बार समझ लेते हैं, फटाफट हो जाएगा। मिस्टर अमर, अमर जो है वो रजिस्टर्ड है पर्सन है दिल्ली का, ट्रैवल करता है कहाँ से? मुंबई टू बेंगलोर इन एयर जेट फ्लाइट। मिस्टर अमर हैज़ बॉट द टिकट फॉर द जर्नी फ्रॉम एयर जेट ऑफिस रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगी इस केस में? बंदा रजिस्टर्ड है, बस ध्यान रखो। प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट, दैट इज द न्यू दिल्ली हो गई। ठीक है। अब मिस्टर सी जो है अनरजिस्टर्ड पर्सन है चेन्नई के, वो दिल्ली आते हैं वेकेशन में। उन्होंने क्या करा? ही बाय द प्रीपेड दिल्ली मेट्रो कार्ड ले लिया फ्रॉम दिल्ली मेट्रो। कहाँ से लिया? न्यू दिल्ली से। फॉर हैसल फ्री कॉम्यूट इन नेशनल कैपिटल रीजन, दिल्ली एनसीआर में घूमने के लिए उन्होंने वो कार्ड ले लिया, उसे रिचार्ज करा लिया। ठीक है। रेसिपिएंट जो है अनरजिस्टर्ड है, तो उस केस में क्या होगा? रेसिपिएंट बीइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द एड्रेस ऑफ मिस्टर सी। अगर ये बंदा एड्रेस दे देता है तो हम मान लेंगे चेन्नई। अगर इफ द एड्रेस ऑफ द मिस्टर सी इज नॉट अवेलेबल विद दिल्ली मेट्रो, के पास एड्रेस अवेलेबल नहीं होता, द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर और सर्विस। तो हम लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लेंगे जो कि न्यू दिल्ली का है। ठीक है ना? अब 12-10 में आ जाते हैं। अब जैसे कि हमने 12-10 में पढ़ लेते हैं क्या है लिखा है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड और कन्वेंस इंक्लूडिंग अ वेसल और एयरक्राफ्ट, ट्रेन और अ मोटर व्हीकल शैल बी द लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ डिपार्चर ऑफ दैट कन्वेंस फॉर द जर्नी। आप सपोज फ्लाइट से कहीं जा रहे हो, आपने मूवी डिमांड करी कि भाई मुझे मूवी देखनी है, तो अब ये तो देखेंगे नहीं कि भाई कहाँ पे आप कौन से झाग के नीचे तो देखेंगे नहीं कौन सी स्टेट के ऊपर से उड़ रहे हैं हम लोग, तो वहां पे मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। तो क्या होगा? जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट होगा उस फ्लाइट का, वो मान लेंगे हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। 12-10 में इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर एक्स residing in Chennai is traveling with an Indian airline aircraft and is provided with movie on demand। ये सारे जितने भी एग्जांपल्स हैं ना, ये आईसीआई के एग्जांपल्स हैं और यही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए फटाफट से ध्यान लगा के पढ़ लो इसे। विथ मूवी ऑन डिमांड ऑफ रुपीज 100 एज ऑन बोर्ड एंटरटेनमेंट ड्यूरिंग दिल्ली चेन्नई लैक ऑफ अ बैंकॉक दिल्ली चेन्नई फ्लाइट। अभी जो फ्लाइट थी ना, ये स्टार्ट कहाँ कहाँ से हुई थी? बैंकॉक से हुई थी। और ये फिर दिल्ली आके रुकी, फिर दिल्ली से दोबारा उड़ के कहाँ गई? चेन्नई गई। ठीक है ना? तो ये क्या माना जाएगा?
कहाँ का माना जाएगा? इसने मूवी डिमांड करी, दिल्ली दिल्ली पॉइंट पे इसने मूवी डिमांड करी मान लेते हैं, तो कहाँ से माना जाएगा? हमें तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट देखना है। फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट कौन सा है? इस एयरलाइन का फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट कहाँ था? बैंकॉक में था। तो वहां से फ्लाइट आई है, तो हम इसमें फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट मान लेंगे बैंकॉक। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट is the location of the first scheduled point of the departure of that conveyance for the journey, that is Bangkok। यही क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में भी। 12 सबसेक्शन 11 टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज से रिलेटेड है। अब जैसे आप पढ़ सकते हो, इसमें 3 पार्ट में डिवाइड दे रखा है। एक तो फिक्स्ड लाइन है, जहाँ पे आपका डिश डिश एंटीना फिक्स्ड है, या फिर जो लाइन सर्किट्स जा रही हैं वो फिक्स्ड है, या फिर पोस्ट पेड वाली मोबाइल सर्विस हैं, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, या फिर प्रीपेड वाली सर्विसेज हैं। तो कौन से में किस किस को लेना है, ये चार्ट फॉर्म में पढ़ लो, बड़ा आसान से हो जाएगा आपका। सपोज करो सर्विसेज इन्वॉल्विंग फिक्स्ड लाइन लीज एंड इंटरनेट लीज्ड सर्किट्स डिश एंटीना है, या कुछ भी तरीके का। जैसे पहले एमटीएनएल के फोन्स चलते थे, वो फिक्स्ड तार खींचती थी उनकी, तो वो क्या था, एक तरीके से फिक्स्ड टेलीकम्युनिकेशन लाइन था। तो हम प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लेंगे? जहाँ पे वो फिक्स्ड इक्विपमेंट है, लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड इक्विपमेंट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लेंगे? जहाँ पे वो डिश एंटीना लोकेटेड है। मोस्टली आजकल तो सभी घरों में डिश एंटीना से टीवी चल रहे हैं, तो जहाँ पे वो इक्विपमेंट फिक्स्ड है वो मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस। ठीक है। पोस्ट पेड मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज है, तो उस केस में क्या मान लेंगे? लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। जहाँ पे वो बिलिंग एड्रेस दे रखा है आपने, उस जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस मान लेंगे। अगर वो अवेलेबल नहीं है, अगर बिलिंग एड्रेस अवेलेबल नहीं है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही मान लेंगे। जैसे आपने जैसे आपके घर पे वो बिल आ रहा है, पोस्ट पेड ले रखा है आपने अपने मोबाइल का, और वो बिल आपके घर पे आ रहा है, आपने एड्रेस दे रखा है तभी वो आपके घर पे बिल आ रहा है, तो आपका क्या मान लिया जाएगा? जहाँ पे वो बिलिंग एड्रेस है आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई, उसे मान लिया जाएगा। लेकिन आपने एड्रेस नहीं दे रखा, आप जो सपोज जिसकी भी आपने सिम ले रखी है, उसके सेंटर पे आप जाके वो जमा करा के आते हो, आप नहीं दे रखा, लेकिन आपको पता है कि भाई हर महीने की 28 तारीख को मैं जाके जमा कराने होते हैं वहाँ पैसे मुझे, तो वो एड्रेस अवेलेबल नहीं है। इफ द सेम इज नॉट अवेलेबल, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही मान लेंगे। ठीक है ना। और प्रीपेड मोबाइल सर्विसेज का केस है, उसके लिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। प्रीपेड मोबाइल इंटरनेट या डीटीएच सर्विसेज से रिलेटेड है, तो थ्रू सेलिंग एजेंट के थ्रू है, या रीसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू है, तो क्या होगा? एड्रेस ऑफ सच सेलिंग एजेंट डिस्ट्रीब्यूटर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। जो सप्लायर के रिकॉर्ड्स में होगा ना, उस एजेंट का नाम, उस डिस्ट्रीब्यूटर का नाम। जैसे सपोज करो आपके पास किसी भी उसकी सिम है, आपने मोबाइल रिचार्ज करा के, जैसे आजकल तो घर पे बैठे हो जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। शॉप्स में जाके आप कार्ड लेते थे, उनसे बोल के इतने का रिचार्ज करवाते थे। तो वो जो एजेंट का है जगह, उसको हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस। बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, मतलब लोकेशन में द प्री पेमेंट इज रिसीव्ड, और प्लेस ऑफ सेल ऑफ वाउचर, जहाँ पे वाउचर पहले सेल होते थे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन तो इसका फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, थ्रू सेलिंग एजेंट वाला। वैन द पेमेंट मेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, जैसे अब आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करके भी अपना मोबाइल रिचार्ज करा लेते हो, प्रीपेड रिचार्ज करा लेते हो। तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, जैसे हमने किसी हमने सप्लायर के थ्रू करवाया, अमेजोन पे से भी कराते हैं आजकल, तो आपका वो एड्रेस तो उनके पास लोकेटेड है ही, रजिस्टर्ड होता ही है पहले ही है, जब आप लॉगिन करते हो वो सब पहले ही आपको रजिस्टर करके देना होता है अपना एड्रेस। तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, तो हम वही मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस। अब 12 में आ जाओ। फाइनेंशियल एंड स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज से रिलेटेड है। Place of supply in case of banking and other financial services, including stock broking services, to any person is the location
ऑफ द रेसिपिएंट और सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर और सर्विस। ठीक है। हाउएवर, तो मतलब कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर फाइनेंशियल या स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज से रिलेटेड होगा तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट और सर्विस मान लेंगे, जो कि लोकेशन ऑफ सप्लाई के पास रिकॉर्ड्स में होगा। लेकिन अगर लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट नहीं पता, वो अवेलेबल नहीं है रिकॉर्ड्स में सप्लायर के, तो शायद भी द लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही सर्विस, लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मान लेंगे, लोकेशन ऑफ सप्लायर को मान लेंगे। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। जैसे कि सपोज आपने कोई स्टॉक ब्रोकिंग सर्विसेज या कोई फाइनेंशियल सर्विसेज ली, तो अगर मोस्टली उनके पास आपका एड्रेस होता ही होता है, तो उस जो एड्रेस आपका है उनके पास रिकॉर्ड में, हम उसी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस मान लेंगे। लेकिन क्या है, उनके पास आपका एड्रेस रिकॉर्ड में नहीं है, आप सर्विस ले रहे हो और आपका एड्रेस उनके पास लोकेटेड नहीं है, तो वो लोकेशन ऑफ सप्लायर ही को ही प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस मान लेंगे। लोकेशन ऑफ सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस मान लेंगे अगर आपका एड्रेस उनके पास अवेलेबल नहीं है। अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं। मिस्टर ए चेन्नई का है, बाय शेयर्स फ्रॉम अ ब्रोकर, मुंबई का ब्रोकर से उसने कुछ शेयर खरीदे। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर। उसके पास रिकॉर्ड्स में था उसका एड्रेस, तो हमने क्या मान लेंगे, चेन्नई को ही हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और मिस्टर बी जो है न्यू दिल्ली का है, विड्रॉ मनी फ्रॉम बेस्ट बैंक एटीएम से अमृतसर से विड्रॉ करता है। मिस्टर बी हैज क्रॉस्ड हिज लिमिट ऑफ फ्री एटीएम विड्रॉवल्स। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, दैट इज न्यू दिल्ली। अब न्यू दिल्ली का इसका पता था, तो वहीं पे हमने प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस मान ली। सपोज करो मैं मिस्टर बी के बारे में पता ही नहीं था वो कहाँ का है, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस ही मान लिया जाता जहाँ से उसने विड्रॉवल किया होता। ठीक है। कहाँ से विड्रॉवल किया होता, अमृतसर से विड्रॉवल किया होता, तो वहीं पे हम मान लेते लोकेशन ऑफ सप्लायर और सर्विस वहीं से मान लेते, प्लेस ऑफ सप्लाई वहीं से मान लेते। ठीक है। अब इंश्योरेंस सर्विसेज का ले लेते हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज में भी क्या है, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंश्योरेंस सर्विसेज इज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट व्हेन प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन। अगर आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को प्ले और इंश्योरेंस सर्विसेज दोगे, आपको पता ही है रजिस्टर्ड पर्सन को भी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इसलिए इसकी मैं बाइफरकेट करा हुआ है बी टू बी और बी टू सी के केस में। बी टू बी वही रजिस्टर्ड पर्सन हो गया, बी टू सी अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देना हो गया। बी टू बी के केस में अगर रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विसेज दी जाएंगी, तो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट को ही हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। और अगर हमें अनरजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस सर्विस दे रखा है इंश्योरेंस प्रोवाइडर, तो हम क्या मान लेंगे, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर। उसका जो रिकॉर्ड्स में एड्रेस होगा ना, रिकॉर्ड्स में जो एड्रेस होगा उसको प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस मान लेंगे। ठीक है। अब मिस्टर एग्जांपल पढ़ लेते हैं। मिस्टर ए सीईओ ऑफ एक्स वाई लिमिटेड मुंबई, a company registered in Maharashtra में buys insurance cover for inventory store in company's factory located in मुंबई में from excellent insurance चेन्नई का है। ठीक है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मान लेंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे इज द लोकेशन वेयर द इज द लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। रेसिपिएंट तो लोकेटेड मुंबई का ही है ना, तो वहीं पर ये मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई सर्विस। ठीक है। अगर अनरजिस्टर्ड का केस होगा तो फिर क्या होगा, मिस्टर बी अनरजिस्टर्ड रेजिडेंट ऑफ कोलकाता है, गोज टू हर नेटिव प्लेस पटना बिहार एंड बायज अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हर पेरेंट्स फ्रॉम सेफ इंश्योरेंस पटना से ही खरीद लिया। ठीक है। द प्लेस ऑफ सप्लाई इज अ लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द रिकॉर्ड्स ऑफ सप्लायर, दैट इज पटना। अब अनरजिस्टर्ड पर्सन का केस है और उसके पास उसके रिकॉर्ड्स में पता है कि कहाँ का बंदा है, पटना का है, तो ठीक है भाई, वहीं का हमने ले लिया फिर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है। अब जो 1214 वाला केस है, ये खास तौर पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें मेनली ये दे रखा है जो एडवर्टीजमेंट सर्विस होती है, एडवर्टीजमेंट सर्विस दी गई किसको, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को,
लोकल अथॉरिटी को, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या मानी जाएगी, उसको बायफरकेट कर लेते हैं। जितना ईच ऑफ द स्टेट यूनियन टेरिटरी वेयर द एडवर्टीजमेंट इज ब्रॉडकास्टेड, रन और प्लेड और डिससेमिनेटेड, जहाँ जहाँ वो एडवर्टीजमेंट जो है वो प्ले किया गया, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के हिसाब से उसे बायफरकेट कर लेते हैं कि ये वाला एडवर्टीजमेंट यहाँ पे इतनी देर इतने समय चला तो इसे इतने केस में बायफरकेट कर लेते हैं। तो उस हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई और सर्विस डिटरमाइन होती है, अलग अलग सबकी अलग अलग डिटरमाइन होती है। सपोज करो एक न्यू दिल्ली की कंपनी है, वो ब्रॉडकास्ट सर्विसेज देती है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज देती है, किसको, गवर्नमेंट को देती है। अब वो एडवर्टीजमेंट न्यू दिल्ली में भी चलता है और 4 राज्यों में और चलता है अलग अलग, मान लेते हैं राजस्थान में चलता है, मुंबई में चलता है, कोलकाता में चलता है और चेन्नई और हम बेंगलोर में चलता है मान लेते हैं। ठीक है, तो चारों में अलग अलग पांच पांच जगह चल रहा है। अब जो दिल्ली में चल रहा है वहाँ पे तो आप समझ जाओगे CGST SGST लगेगा, और जो 4 राज्यों में अलग अलग चल रहा है उस हिसाब से आपने बाइफरकेट कर लेंगे पहले पांचों में, फिर बाकी 4 में IGST लग जाएगा। और जो जो एडवर्टीजमेंट न्यू दिल्ली में चल रहा होगा और सप्लायर भी न्यू दिल्ली का, प्लेस ऑफ सप्लाई भी यहाँ पे न्यू दिल्ली की होगी, तो आपका CGST SGST लग जाएगा। बाकी 4 के केस में क्या लग जाएगा, IGST का केस लग जाएगा। सिंपल है। और बायफरकेट का अलग अलग दे रखा है तरीका, इसे आप एक बार पढ़ लेना। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि, और इससे क्वेश्चन में वैसे पूछा नहीं जाता, बहुत रेयर होगा। अगर देखो आपको क्वेश्चंस भी करवाने हैं तो मैं करवा दूंगा जो TY के क्वेश्चन है, लेकिन आप मुझे थोड़ा सपोर्ट दिखाओ अपना। और ये सेक्शन 13 यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इसके लिए मैं पार्ट 3 ले आऊँगा। और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो, अपने सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो, तो मैं फिर आपके लिए फटाफट से क्वेश्चंस भी करवा दूंगा आपको। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।